नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर के बारे में बताएंगे। तो अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। चलिए तो अकबर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, उसकी प्रारंभिक समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, फिर साम्राज्य विस्तार और फिर उसकी धार्मिक नीतियों के बारे में। प्रारंभिक जीवन अगर देखा जाए तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, एक हिंदू राजा के महल में इसने जन्म लिया था। अब उसके बाद अगर आप देखें तो इस समय हुमायूं का निर्वासन काल था, गद्दी निकल चुकी थी इसके हाथ से, इधर उधर भटक रहा था। तो आप देखेंगे कि 1543 में हुमायूं और हमीदा बानो अकबर को अस्करी के नियंत्रण में छोड़ करके ईरान चले गए और फिर इसकी देखभाल अस्करी की पत्नी ने किया और फिर अस्करी इसको लेकर के कामरान के पास चला गया। ठीक है, अब हुमायूं और अकबर यानी पिता पुत्र में मुलाकात आप देखेंगे 3 वर्ष बाद हुई और तभी इसका प्रारंभिक नाम तो बदरुद्दीन था। अकबर का प्रारंभिक नाम क्या था? बदरुद्दीन। और जब पुनः हुमायूं और अकबर में मुलाकात हुई तभी इसका नाम अकबर रखा गया। चलिए, अब 1555 में सरहिंद का युद्ध हुमायूं ने लड़ा और सरहिंद विजय का श्रेय भी अकबर को दिया गया। सरहिंद विजय के बाद हुमायूं ने अकबर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया, तो ये पंजाब का सूबेदार बन गया 1555 में। और बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया, तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर पंजाब का सूबेदार बना। ठीक है, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु को 17 दिन तक सार्वजनिक रूप से गुप्त रखा गया। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के साथ संघर्ष कर रहा था। ठीक है, इसके साथ इसका युद्ध चल रहा था और तभी हुमायूं की मृत्यु की सूचना इसे प्राप्त हुई। और फिर आप देखेंगे कि 14 फरवरी 1556 को जो है पंजाब में एक स्थान है कलानौर, इसी स्थान पर 13.5 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, सिंहासन पर बैठा। तो देखिए 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक। स्थान भी याद रखिए, कलानौर। कलानौर क्यों प्रसिद्ध है? अकबर के राज्याभिषेक का। 13.5 साल की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक होता है और इस तरह से आप देखेंगे कि अकबर हिंदुस्तान का बादशाह बन गया 13.5 साल की उम्र में। ठीक है, अब गद्दी पर बैठने के बाद बैरम खां इसके संरक्षक थे, प्रतिशासक के रूप में काम करना शुरू किया। क्योंकि अकबर की उम्र कम थी तो इसलिए बैरम खां प्रतिशासक के रूप में, वकीलुस सल्तनत के रूप में कार्य किया। अब गद्दी पर बैठने के बाद अकबर को जो पहली समस्या आई और वो समस्या आई अफगान सेनापति हेमू की तरफ से और जिसका परिणाम था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का ये द्वितीय युद्ध हुआ। ये 5 नवंबर
1556 को हुआ था। तो चलिए, तो हमने बताया कि गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं के सामने एक हेमू की समस्या आ गई। वो क्या था? क्योंकि अकबर इस समय पंजाब में था और जब इसकी जानकारी मोहम्मद आदिल शाह, अफ़गान शासक मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति और मंत्री हेमराज उर्फ हेमू वैस, हेमराज वैसे या हेमू वैस, ठीक, को लगी, तो हेमू जो है वो अफ़गान शासक आदिल शाह का सेनापति था। हेमू हिंदू था, ठीक है, वैश्य था जो है। प्रारंभिक जीवन में ये सड़कों पे नमक बेचा करता था, लेकिन अपनी योग्यता से आप देखेंगे कि ये मंत्री और सेनापति के पद पर पहुंच गया था। ये अपने जीवन में 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें 22 में इसने विजय भी प्राप्त की थी। तो चलिए, हेमू की समस्या क्या हुई कि हेमू जो है अकबर की अनुपस्थिति में आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। यहाँ जो भी मुग़ल सूबेदार थे उनको पराजित कर इसने आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और फिर हेमू जो है दिल्ली में स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। तो दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हेमू अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मध्यकाल में दिल्ली पर शासन करने वाला ये एकमात्र हिंदू शासक है। भले ये कुछ ही दिन शासन किया, लेकिन एकमात्र हिंदू शासक था। अब युद्ध के बारे में अगर देखें तो चूंकि दिल्ली आगरा पर तो हेमू का अधिकार हो गया था, अकबर जब पंजाब से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ तो उसे रोकने के लिए हेमू भी अपनी सेना पंजाब की तरफ भेज दिया और पानीपत के मैदान में पुनः एक बार युद्ध हुआ। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो बैरम खां के संरक्षण में अकबर और हेमू के बीच में होता है, ठीक है। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और अंततः इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया और अकबर के कहने पर बैरम खां ने हेमू का वध कर दिया। अब हेमू की पराजय का कारण अगर देखें तो दो प्रमुख कारण मिलता है। एक तो यह है कि चूँकि हेमू अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, इसलिए अफ़गान अमीर जो सैनिक अधिकारी थे उनमें असंतोष पैदा हो गया और उन्होंने मन से इस युद्ध में भाग नहीं लिया, एक प्रमुख कारण। और दूसरी चीज़ ये है कि हेमू जो है अपना तोपखाना साधारण सुरक्षा में पहले ही पानीपत की तरफ रवाना कर दिया था, जिस पर मुग़लों ने अधिकार कर लिया, तो इसकी सैन्य शक्ति भी कमज़ोर पड़ गई थी और इसी कारण से हेमू जो है पराजित हुआ। अब पानीपत के द्वितीय युद्ध का परिणाम अगर देखें तो पानीपत के प्रथम युद्ध ने तो भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी, लेकिन पानीपत के द्वितीय युद्ध ने भारत में मुग़ल साम्राज्य को पुनर्स्थापित कर दिया, सुदृढ़ कर दिया, सुदृढ़ता प्रदान कर दी। तो ये इसका परिणाम था। तो ये पहली समस्या शासक बनने के बाद हेमू की समस्या आई थी। अब उसके बाद फिर आप देखेंगे कि बैरम खां का पतन, इसलिए बैरम खां 1556 से 60 तक अकबर के प्रतिशासक के रूप में राज्य की सारी शक्तियों का उपभोग किया, ठीक है। और बैरम खां बहुत ही अहंकारी हो गया, चूँकि सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था। तो जो शक्ति का संकेंद्रण किया इसने, वही इसके पतन का फिर कारण बना, क्योंकि अन्य मुग़ल अमीर, मुग़ल परिवार के लोग, सम्राट के परिवार के लोग इससे असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर इसके पतन का वो कारण बन जाते हैं। 1560 में अकबर ने बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दिया, ठीक है। और जब बैरम खां जो है मक्का की तरफ प्रस्थान किया तो जब गुजरात में ये पाटन नामक स्थान पर पहुंचा गुजरात में, तो 31 जनवरी 1561 को जो है
मुबारक खां नामक एक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी, क्योंकि मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने मुबारक खां के पिता की हत्या की थी, उसी का इसने बदला लिया। तो पाटन में मुबारक खां ने 31 जनवरी 1561 को बैरम खां की हत्या कर दी और इस तरह से बैरम खां का अंत हो गया। बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम थी। अकबर ने इनसे विवाह कर लिया और बैरम खां के पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खान खाना ये अकबर के दरबार में उच्च पद पर रहे, बड़े प्रतिष्ठित पद पर रहे। तो ये बैरम खां का पतन था। अब आगे अगर आप देखें तो अकबर को जो है पर्दा शासन के अधीन रहा 1560 से 64। वास्तव में 1560 में बैरम खां के पतन के बाद अकबर के ऊपर हरम की महिलाओं का प्रभाव स्थापित हुआ। हरम क्या है? शाही परिवार के महिलाओं के रहने का स्थान। तो हरम में शाही परिवार की महिलाएं निवास करती थीं। ठीक है, तो 1560 से 64 तक हरम की महिलाओं का प्रभाव अकबर के ऊपर रहा, इसीलिए महिलाओं के प्रभाव के कारण इसे पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अब अकबर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव माहम अनगा का था। माहम अनगा कौन थे? अकबर की धाय माँ थी। धाय माँ कहते हैं पालन पोषण करने वाली माँ को। ठीक है, तो माहम अनगा का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा। बहुत प्रभावशाली थी, ये वजीर की तरह काम करती थी, अकबर को सलाह देती थी, अपने समर्थकों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। माहम अनगा का बेटा आधम खां था और आधम खां बहुत ही मतलब एक तरफ से लापरवाह अत्याचारी व्यक्ति था। और 1562 में आधम खां ने क्या किया कि अकबर के वजीर शमसुद्दीन अतका खां की हत्या कर दी और इस घटना से अकबर बहुत क्रोधित हुआ और फिर इसने स्वयं आधम खां को मृत्यु दंड दिया, वध कर दिया। तो इस तरह से आधम खां का भी अंत हुआ। इसकी मृत्यु के बाद फिर माहम अनगा भी पुत्र वियोग में एक दिन इनकी भी मृत्यु हो गई। तो 1560 से 64 तक अकबर पर जो है हरम की महिलाओं का प्रभाव था। प्रश्न यह आएगा कि अकबर के ऊपर इनमें से किस महिला का सर्वाधिक प्रभाव था? तो उत्तर देंगे माहम अनगा का। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये प्रारंभिक समस्याएं थीं अकबर की और फिर इनसे मुक्ति मिली। और अब देखते हैं अकबर का साम्राज्य विस्तार। देखिए, अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था और इसने 1561 में मालवा विजय से लेकर 1601 के आप देखेंगे कि असीरगढ़ की विजय तक इन 4 दशकों में, इन 40 वर्षों में जो भूमिका रही उससे एक ये महान योद्धा और साम्राज्य निर्माता की भूमिका रही। ठीक है, एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। अब अकबर अपने अभियानों की शुरुआत मालवा विजय से करता है। मालवा अभियान 1561-62। ठीक है, तो ये 1561-62 में, तो 1561 ईस्वी में अकबर ने एक सेना मालवा क्षेत्र में भेजा। इस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। ठीक है, बाज बहादुर। युद्ध में बाज बहादुर पराजित हुआ और मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। बाज बहादुर की पत्नी का नाम रूपमती था और बाज बहादुर चूँकि एक कवि भी था, संगीतकार भी था, तो इसके जो गीत होते थे
उसके केंद्र में उनकी पत्नी रूपमती होती थी। बाद में बाज बहादुर इधर उधर भटकता रहा, बाद में अकबर के ही दरबार में शरण प्राप्त की, अकबर के दरबार में मनसबदार के रूप में कार्य किया। तो ये पहली विजय थी। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि मेड़ता विजय 1562 में, तो राजस्थान में मेड़ता राज्य था और 1562 ईस्वी में आप देखेंगे कि अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण किया और यहाँ के जागीरदार या शासक जयमल को पराजित करके मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मेड़ता विजय के समय ही अकबर ने युद्ध बंदियों के लिए दास प्रथा समाप्त की थी। इसके बाद आप देखेंगे कि गोंडवाना विजय 1564। गोंडवाना मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था और गोंडवाना में आप देखेंगे कि गोंडवाना में दलपत शाह शासक थे, इनकी मृत्यु हो गई थी और दलपत शाह की मृत्यु के बाद इनकी विधवा थी रानी दुर्गावती। ये तो रानी दुर्गावती अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन करती थीं। तो इस समय गोंडवाना की सुरक्षा का भार रानी दुर्गावती के हाथों में थी। गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़ थी, जो है चौरागढ़ को ही गढ़ कटंगा के नाम से भी जाना जाता था। चूँकि ये मंडला जिले में आता था तो इसे मंडला क्षेत्र भी कहा जाता था। रानी दुर्गावती को मंडला की रानी भी कहा जाता था। तो अंततः मुगल सेना से रानी दुर्गावती पराजित हो गई और आत्महत्या कर ली और गोंडवाना प्रारंभ में तो मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, लेकिन बाद में अकबर ने दलपत शाह के छोटे भाई चंद्र शाह को राज्य दे दिया, गोंडवाना राज्य दे दिया और चंद्र शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि राजपूताना विजय। अब अकबर की जो राजपूतों के प्रति नीति थी वो पुरस्कार एवं दंड की नीति थी। इसकी दो विशेषताएं मिलती हैं। अकबर के राजपूताना नीति के बारे में अगर देखें तो पहली चीज़ तो यह है कि जो राजपूत राज्य स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करेगा या वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा, अकबर उसे अपने अधीनता में ले करके उसका राज्य वापस कर देगा और मुगल दरबार में उसे उच्च पद प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार की नीति थी। और दूसरी नीति ये थी कि जो राज्य शत्रुतापूर्ण व्यवहार में लिप्त रहेगा, अकबर उसके साथ युद्ध करेगा और उसको पराजित करके उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाएगा। तो ये दोहरी नीति थी राजपूत राज्यों के प्रति। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो आमेर राज्य था जो वर्तमान में जयपुर है, वही आमेर राज्य था। तो आमेर में कछवाहा वंश का शासन था और 1562 ईस्वी में आमेर के कछवाहा वंश के शासक भारमल, इनका एक और नाम बिहारी मल भी मिलता है, भारमल या बिहारी मल। तो ये पहले राजपूत शासक थे भारमल या बिहारी मल, जिन्होंने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन थे? भारमल या बिहारी मल। प्रथम राजपूत राज्य कौन था? आमेर। भारमल किस वंश के थे? कछवाहा वंश। ये सब पॉइंट, हर पॉइंट से प्रश्न बनता है, ठीक है, इन्हें याद रखना है। फिर भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया, वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गया। और फिर अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया और दोनों को राजा की उपाधि से सम्मानित किया।
तो ये आमेर राज्य था जो स्वेच्छा से अकबर, सबसे पहले अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आगे चल करके मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर के शासकों ने भी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। आमेर के बाद उनसे प्रेरित हो करके आगे चल करके मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर के शासकों ने भी अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी बीच देखेंगे कि राजस्थान का एक राज्य था मेवाड़, उसने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ अभियान 1567 सबसे पहले। इस समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था और सिसोदिया वंश का शासक राणा उदय सिंह थे। ठीक है, ये मेवाड़ के शासक थे। 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ के किले पर आक्रमण हुआ और इस अवसर पर उदय सिंह जो है राजधानी से जंगलों में भाग गए। अब चित्तौड़ किले की सुरक्षा का भार जयमल और फतेह सिंह के हाथों में आया। ये राजपूत सरदार थे और फिर इन लोगों दोनों ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेना के साथ युद्ध किया और दोनों वीर गति को प्राप्त हुए, जयमल और फतेह सिंह। मेवाड़ अभियान के दौरान आप देखेंगे कि अकबर ने लगभग 30,000 राजपूतों का नरसंहार किया, जो अकबर के जीवन का एक कलंक माना जाता है कि अकबर के जीवन का ये एक कलंक है। ठीक है। फिर चित्तौड़ को जब जीत लिया, चित्तौड़ का किला जीत लिया, तो अकबर ने, आप देखेंगे कि आसफ खां को चित्तौड़ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक बने। चूंकि चित्तौड़ हाथ से निकल गया था तो राणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक गोगुंडा में हुआ। इस स्थान पे गोगुंडा में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और फिर राणा प्रताप सिंह ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। कहाँ राजधानी बनाई? कुंभलगढ़, याद रखिएगा। राणा प्रताप सिंह की राजधानी चित्तौड़ नहीं थी, कुंभलगढ़ थी। ठीक, तो ये चीज़। अब चूँकि मेवाड़ में केवल चित्तौड़ अकबर के पास था, बाकी संपूर्ण मेवाड़ स्वतंत्र था, तो अकबर को लगा कि संपूर्ण मेवाड़ को जीतना चाहिए। तो 1576 ईस्वी में अकबर ने राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना संपूर्ण मेवाड़ को जीतने के उद्देश्य से मेवाड़ भेज दिया। पुनः मेवाड़ पर मुगलों का आक्रमण, परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तो ये युद्ध जो है अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे, और राणा प्रताप की सेना के बीच में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस युद्ध में दोनों पक्षों में हिंदू थे, दोनों पक्षों में मुसलमान थे। देखिए, मान सिंह के नेतृत्व में यहाँ राजपूत सेना भी थी, आसफ खां के नेतृत्व में मुस्लिम सेना थी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खां सूर थे। इसके नेतृत्व में, हकीम खां के नेतृत्व में आप देखेंगे मुस्लिम सेना राणा प्रताप की तरफ से भी थी। तो हकीम खां सूर ने राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया। भीषण युद्ध हुआ। अंततः युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए और युद्ध भूमि से इन्हें भागना पड़ा। ठीक है। और तो हल्दी घाटी में मुगलों की विजय अवश्य हुई, लेकिन ये एक निष्फल विजय थी, क्योंकि इस विजय के बाद भी मुगलों का संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार नहीं हो सका। चित्तौड़ और मंडलगढ़ को छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ पर राणा प्रताप का अधिकार बना रहा। और 1597 तक आप देखें राणा प्रताप निरंतर मुगलों से संघर्ष किया, कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1597 में राणा प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 1597 में। तो ये
मेवाड़ विजय इन्होंने की। मेवाड़ अभियान था। चित्तौड़ मुगलों के पास जरूर आ गया, लेकिन संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार नहीं हो पाया। ठीक है। इसी तरह रणथंभौर अभियान 1569। तो 1569 में अकबर ने रणथंभौर अभियान किया। इस यहाँ के शासक सुरजन सिंह हाड़ा थे। सुरजन सिंह ये थे। और फिर युद्ध में सुरजन सिंह हाड़ा पराजित हुए और अंततः रणथंभौर ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। तो ये हमने आपको राजपूताना विजय के बारे में बताई, अकबर की दोहरी नीति के बारे में बताया। इसके बाद फिर गुजरात अभियान, गुजरात विजय 1572-73। इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था, जो एक अयोग्य शासक था, और इसकी अयोग्यता के कारण गुजरात में अनेक अमीरों ने विद्रोह कर दिया था। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी और मुजफ्फर खां तृतीय ने इस अराजकता को समाप्त करने के लिए अकबर को आमंत्रित किया। 1572 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और विद्रोही अमीरों को पराजित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया। कुछ दिन बाद पुनः विद्रोह हुआ। 1573 में अकबर ने पुनः विद्रोहियों का दमन किया और गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। तो गुजरात को 1573 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब गुजरात विजय के संदर्भ में अगर देखें तो गुजरात विजय के समय में ही अकबर पहली बार समुद्र का दर्शन किया, समुद्र देखा, और दूसरी चीज पहली बार पुर्तगालियों से मिला। ठीक है। ये दो बातें हुई। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी थी। तो ये गुजरात विजय। इसके अतिरिक्त फिर अन्य क्षेत्रों की भी ये विजय करता रहा। अन्य क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बंगाल एवं बिहार विजय 1574 से 76 तक इसने। तो इन 2 वर्षों तक संघर्ष करके अकबर ने बंगाल और बिहार को जीता था। इस समय बंगाल बिहार का शासक दाऊद खां था और 2 वर्षों के संघर्ष के बाद दाऊद खां पराजित हुआ। बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इसी बीच में बंगाल बिहार में विद्रोह भी पुनः हुए। पंद्रह सौ 81 में बंगाल बिहार में कुछ अमीरों ने विद्रोह कर दिया और अकबर के सौतेले भाई हकीम मिर्जा को बादशाह घोषित कर दिया। अकबर ने सेना भेज करके विद्रोहियों का दमन कर दिया। ठीक है। इसी समय जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी, ये काजी का नाम है, इसने फतवा जारी करके बंगाल बिहार के विद्रोह को जो है जायज़ बताया कि यह अकबर के विरुद्ध विद्रोह जो है बिल्कुल जायज़ है, उपयुक्त है। और इसका समर्थन फिर बंगाल के काजी ने भी किया। अकबर को जब इसकी जानकारी मिली तो इसने मुल्ला मोहम्मद यजदी और बंगाल के काजी को गिरफ्तार करके दोनों को यमुना में डुबो करके मारने की आज्ञा दे दी, मृत्युदंड दे दिया। तो ये विद्रोह भी समाप्त हुआ। फिर इसके बाद फिर आप देखेंगे कि काबुल का विलय 1585 में किया गया। एक्चुअली काबुल कोई अलग राज्य नहीं था। काबुल में अकबर का सौतेला भाई हकीम मिर्जा स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। ठीक है। 1585 में जब हकीम मिर्जा की मृत्यु हो गई तो काबुल को भी अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद अकबर ने कश्मीर विजय की 1586 में। इस समय कश्मीर का शासक यूसुफ खां था और अकबर ने एक सेना भेज करके कश्मीर पर आक्रमण किया और
यूसुफ खां युद्ध में पराजित हुआ, कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद यूसुफ जाई कबीलों का दमन। पश्चिमोत्तर में आप देखें कि यूसुफ जाई नामक कबीला था, बहुत शक्तिशाली कबीला थे, खूंखार कबीले थे, और ये जो है बहुत अव्यवस्था फैलाते थे, कानून व्यवस्था तोड़ देते थे, लूटपाट करते थे। आप देखेंगे कि बीरबल और जैन खां के नेतृत्व में इनके विरुद्ध अकबर ने सेना भेजी, और इन्हीं से युद्ध करते हुए राजा बीरबल मारे गए थे। और फिर टोडरमल के नेतृत्व में सेना भेजी गई। टोडरमल ने इनको पराजित करके यहाँ कानून व्यवस्था की स्थापना की। इसके बाद फिर सिंध विजय की 1589 में। सिंध का शासक जानी बेग था। मुगल सेना से जानी बेग पराजित हुआ और सिंध को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद उड़ीसा विजय 1590 से 92 के बीच में 2 वर्षों तक संघर्ष चला। इस समय उड़ीसा का शासक आप देखेंगे कुतलुक खां था, और युद्ध में कुतलुक खां पराजित हुआ। 1592 में उड़ीसा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर बलूचिस्तान विजय 1595 में। ठीक है, इस समय बलूचिस्तान में पन्नी अफगानों का शासन था, और मुगल सेना ने पन्नी अफगानों को पराजित करके बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया। बलूचिस्तान को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और सब फिर अंत में कंधार विजय। कंधार पर फारस का शासन था। शाह अब्बास प्रथम का शासन था यहाँ, और एक फारसी गवर्नर यहाँ पर शासन करता था। अकबर ने कूटनीति के माध्यम से फारसी गवर्नर को अपने पक्ष में कर लिया, और फारसी गवर्नर कंधार जो है स्वेच्छा से अकबर को सौंपकर स्वयं मुगल सेवा में सम्मिलित हो गया। और इस तरह से आप देखेंगे कि अकबर ने ये लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को जीत करके अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। अब इसके बाद अकबर ने दक्षिण विजय की। अकबर की दक्षिण विजय का उद्देश्य एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना और दक्षिण के आर्थिक संसाधनों का दोहन करना था। ठीक है, इस समय दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो 4 प्रमुख राज्य थे। एक खानदेश था, दूसरा अहमदनगर था, तीसरा बीजापुर था, और चौथा गोलकुंडा था। ये दक्षिण के सल्तनतें थी। ठीक है, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक, अकबर ने इन चारों राज्यों में अपने राजदूत भेजे और संदेश दिया कि वे स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। और ऐसी स्थिति में खानदेश के शासक राजा अली खां थे, तो अली खां ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। लेकिन बाकी जो 3 सल्तनतें थीं इस ओर अग्रसर नहीं हुए, कोई पहल नहीं की। परिणाम यह हुआ कि अकबर ने सबसे पहले अहमदनगर अभियान किया। 1593 से लेकर 1600 ईस्वी तक संघर्ष चलता रहा। ठीक है, इस समय अहमदनगर की सुरक्षा का भार चांद बीबी के हाथों में थी, और चांद बीबी जो है यहाँ के अल्पवयस्क शासक बहादुर शाह की संरक्षिका के रूप में शासन करती थी। ठीक है, 1593 में मुगल सेना अहमदनगर पर आक्रमण किया, कुछ क्षेत्रों को विजित भी किया, लेकिन पूर्णतः जो है अहमदनगर पर अभियान करने में, अधिकार करने में असफल रहे। अंत में आप देखेंगे 1599 ईस्वी में अकबर स्वयं अहमदनगर पहुंचा
और युद्ध में अहमदनगर की सेना को पराजित कर अहमदनगर, दौलताबाद आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि चांद बीबी को किसी उसके अमीर ने ही हत्या कर दी। कुछ विद्वान कहते हैं कि इन्होंने आत्महत्या की। तो 1600 ईस्वी तक अहमदनगर को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी 1601। वास्तव में असीरगढ़ खानदेश के अंतर्गत, खानदेश का मुख्य किला असीरगढ़ में ही था। 1600 ईस्वी में खानदेश के शासक अली खां की मृत्यु हो गई और अली खां की मृत्यु के बाद इनका पुत्र मीरन बहादुर खानदेश का शासक बना। ठीक है, और इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप अकबर ने भी खानदेश पर आक्रमण किया। मीरन बहादुर असीरगढ़ के किले में अपने को सुरक्षित किया। अकबर की सेना असीरगढ़ का किला घेर लिया। 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीत लिया और इस तरह से खानदेश पर इसका अधिकार हो गया। तो ये अकबर की दक्षिण विजय थी। अकबर ने दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण की। अकबर ने अपने पुत्र दानियाल को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और खानदेश का नया नाम दानदेश रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमने आपको अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा की। अब आगे हम आपको अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बताएंगे। देखिए, अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक था, उदार धार्मिक नीति का प्रचलन करने वाला। अपने राज्य में सभी वर्गों के प्रति उदारता की नीति इसने लागू की थी। ठीक है, अब अकबर की धार्मिक नीति को प्रेरित करने वाले दो प्रमुख कारण थे। भाई, अकबर ने एक उदार धार्मिक नीति लागू की, तो इसकी उदार धार्मिक नीति को प्रेरित करने वाले कारक क्या थे? तो पहला कारक अगर देखा जाए तो विरासत में अकबर को उदार धार्मिक नीति मिली। ये एक कारण तो यही था कि अकबर को विरासत में उदार धार्मिक नीति प्राप्त हुई। खुद देखे कि इसका पिता हुमायूं सुन्नी था, माता हमीदा बानो सिया थी, तो ये सुन्नी सिया का समन्वय, ये उदार धार्मिक नीति। अकबर के जो गुरु थे अब्दुल लतीफ़ बहुत उदारवादी थे और सुन्नी लोग उन्हें इतने उदार थे कि ये समझते थे कि ये सिया हैं और सिया लोग कहते थे सुन्नी हैं। तो उनको कोई समझ ही नहीं पाता था, इतना उदार थे। फिर आप देखेंगे कि अकबर को जो पूर्व सुल्तानों की विरासत मिली, पूर्व काल में आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और फिर मोहम्मद तुगलक ने भी धर्म को राजनीति से अलग रखा था। और फिर भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन का जो सांस्कृतिक समन्वयवादी दृष्टिकोण था, उससे भी इसकी उदार धार्मिक नीति का विकास हुआ। दूसरा कारण अकबर की राजनीतिक व्यवस्था या आवश्यकता। तो इसकी राजनीतिक आवश्यकता भी इसके उदार धार्मिक नीति का निर्माण किया, क्योंकि अकबर को साम्राज्य निर्माण और उसको सुदृढ़ करने में जो कठिनाइयाँ आईं, उन कठिनाइयों के समाधान के रूप में उसने उदार धार्मिक नीति का निर्माण किया। और फिर दूसरी तरफ ये भी था कि मुग़ल अमीरों को नियंत्रित करने के लिए इसे एक हिंदू अमीर वर्ग का भी गठन करना था।
जिससे कि शक्ति संतुलन जो है वो बना रहे। और इसके लिए आप देखें राजपूतों के साथ इसने उदार नीति का अनुसरण किया। तो ये दो कारण थे जिसके कारण इसकी धार्मिक नीति का विस्तार हुआ। अब इसकी धार्मिक नीति को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण अगर देखें तो 1556 से 72 तक, इस चरण में अगर आप देखें तो अकबर एक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान की भांति कार्य किया और सुन्नी उलेमाओं के प्रति आस्था व्यक्त करता था। इस चरण में शेख अब्दुल नबी अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जैसे उलेमाओं का प्रभाव था, लेकिन उसके बावजूद इसने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। सुलह ए कुल, इसका अर्थ होता है कि सभी के साथ शांति एवं भाईचारे की नीति। तो अकबर की नीति सुलह ए कुल की नीति, सबके साथ भाईचारा शांति की नीति पर आधारित था। और फिर इस चरण में आप देखेंगे कि 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों के लिए दास प्रथा समाप्त किया। अभी हमने बताया था कि मेड़ता अभियान के समय उसने युद्ध बंदियों के लिए दास प्रथा समाप्त की थी। 1563 में इसने हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया, इसे भी समाप्त कर दिया। 1564 में इसने हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर भी समाप्त कर दिया। तो ये सारी चीज़ें रही। फिर इस चरण में इसने तमाम हिंदू रीति रिवाजों को भी अपनाया। फिर राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध हुए हिंदुओं के साथ। फिर इसने चंदन लगाना, तिलक लगाना, अग्नि पूजा, सूर्य पूजा, ये सब चीज़ें भी शुरू की। तो तमाम हिंदू परंपराओं को भी इसने अपनाना शुरू किया। अब द्वितीय चरण अगर देखें तो इसके धार्मिक नीति का द्वितीय चरण 1573 से 82 तक था। अब इस चरण में आप देखेंगे कि अकबर को ये लगा कि परम सत्य क्या है, परम सत्य को जानने की उत्सुकता इसके मन में आई। और इसी के परिणाम स्वरूप 1575 में आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी में इसने एक इबादत खाना का निर्माण कराया। 1575 में ये इबादत खाना बनकर तैयार हो गया। इबादत खाना क्यों बनवाया तो मैंने अभी बताया, परम सत्य को जानने की उत्सुकता, सभी धर्मों का सार क्या है ये जानने की उत्सुकता। प्रारंभ में तो इबादत खाना में केवल मुस्लिम धर्म गुरु ही उपस्थित होते थे, ठीक है, लेकिन 1578 ईस्वी में आप देखेंगे कि यह सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया गया। तो 1578 से सभी धर्मों के विद्वानों के लिए ये खोल दिया गया। और फिर इबादत खाने के माध्यम से अकबर अनेक धर्मों के विद्वानों के संपर्क में आया। ये जैन, पारसी, हिंदू, ईसाई विद्वानों के संपर्क में आया। आप देखेंगे कि जैन आचार्य हरिविजय सूर्य इसके इबादत खाने में आए और हरिविजय सूर्य को इसने जगत गुरु की उपाधि दी। इसी तरह आप देखेंगे जिनचंद सूर्य आए, जिनचंद सूर्य को इसने युग प्रधान की उपाधि दी। विजय सेन सूर्य को इसने काली सरस्वती की उपाधि दी। तो जैन आचार्यों के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है और उन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां भी देता है, इनसे प्रभावित हुए। अकबर जो है जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत से बहुत प्रभावित था, क्योंकि ये राजा था, पूर्णता पालन नहीं कर सकता था, लेकिन आंशिक रूप से अहिंसा के सिद्धांत का ये पालन भी किया। ये साल में 9 महीने मांस खाना छोड़ दिया था, अपने राज्य में भेड़ और घोड़ों की हत्या पर भी रोक लगाई। तो जैन धर्म का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ता है।
इसी तरह आप देखेंगे पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर जी, मेहर जी, राणा इसके इबादत खाने में आए और इनसे भी अकबर बहुत प्रभावित हुआ। इनसे प्रभावित होकर के अग्नि पूजा, सूर्य पूजा प्रारंभ किया और फिर इन्हें 500 बीघा जमीन भी उपहार स्वरूप दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे इनसे भी प्रभावित हुआ। हिंदू आचार भी इबादत खाने में आए। हिंदू आचार देवी एवं पुरुषोत्तम ये इबादत खाना में आए। अकबर इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और हिंदू धर्म के कर्म एवं सिद्धांत को इसने आत्मसात किया। अकबर के ऊपर, वो तो इस्लाम धर्म का अनुयायी था, मुसलमान था, लेकिन अन्य धर्मों में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा। आप देखेंगे कि हिंदू संत विट्ठल नाथ को इसने गोकुल और जैतपुर की जागीर दी थी। ठीक है, ये 2 जागीरें दी थी। सिख गुरु, सिखों के चौथे गुरु रामदास को आप देखेंगे कि इन्होंने 500 बीघा ज़मीन उपहार स्वरूप दिया और इसी ज़मीन पर अमृतसर नामक नगर इन्होंने बसाया। तो इस तरह से तमाम हिंदू संतों का भी इसने सम्मान किया। और फिर 1580 ईस्वी में आप देखेंगे कि ईसाई पादरियों का एक प्रतिनिधिमंडल इसके दरबार में फतेहपुर सीकरी पहुंचा। तो ईसाई विद्वानों से भी ये प्रभावित हुआ। आप देखेंगे कि फादर मांसरेट, अक्वेबिया, एनरिक्वेज, ये थे ईसाई पादरी जो इसके दरबार में 1580 में फतेहपुर सीकरी पहुँचे और ईसाई धर्म से भी ये प्रभावित हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इबादत खाना से सब धर्मों के मर्म को ये जाना और समझ सका कि हर धर्म में अच्छे तत्व हैं। और फिर मुस्लिम कट्टरवादी, रूढ़िवादी उलेमाओं को भी ये समझ सका। अब इसी चरण में अगर आप 1582 में फिर इबादत खाना बंद हो गया। अब 1579 में आप देखेंगे कि अकबर स्वयं फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद में जाकर खुतबा पढ़ा। ठीक है, धार्मिक प्रवचन होता है खुतबा, ये खुद पढ़ा। और फिर सितंबर 1579 में इसने महजर की घोषणा, महजर का अर्थ होता है घोषणा, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो 1579 में महजर नामक एक दस्तावेज जारी किया। इसका उद्देश्य था कि कट्टर उलेमाओं के प्रभाव को रोका जाए और साम्राज्य के सभी वर्गों के कल्याण के लिए हम काम कर सकें। तो इसके लिए इसने महजर की घोषणा की। महजर की रचना शेख मुबारक ने किया था। ये शेख मुबारक बड़े उदारवादी धार्मिक व्यक्ति थे। ये अबुल फजल और फैजी के पिता थे। इन्होंने महजर तैयार किया था, 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। और महजर में ये कहा गया था कि कोई भी विवाद उलेमाओं के बीच जब आता है, कोई भी मुद्दा उलेमाओं के बीच में आता है, उसमें कोई विवाद हो जाता है उलेमाओं के बीच, तो सम्राट उलेमाओं के विचारों में जो सबसे अच्छा लगेगा उसे वो मान्यता दे सकता है, यानी बशर्ते शरीयत का उल्लंघन ना हो। तो इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों का सर्वोच्च निर्णय का अधिकार अकबर को मिला, बशर्ते उसका निर्णय शरीयत के विरुद्ध, इस्लामी कानून के विरुद्ध ना हो। ठीक है, ये था। और महजर में अकबर को इमाम आदिल एवं अमीर उल मोमिनीन कहा गया है। तो अमीर उल
मोमिनीन, ये चीज। तो अमीर आदिल सर्वोच्च न्यायाधीश है, अमीर उल मोमिनीन खलीफा। तो इस तरह से महजर के द्वारा जो है राजनीति में उलेमाओं के प्रभाव को इसने सीमित कर दिया। तो ये द्वितीय चरण की बात है। अब तृतीय चरण अगर देखें अकबर के धार्मिक नीति का, तृतीय चरण तो 1582 से 1605 ये अंतिम चरण है। और इस चरण में आप देखेंगे कि अकबर ने 1582 में दीन-ए इलाही की घोषणा की। दीन-ए इलाही ये एक विचारधारा है, कोई धर्म नहीं। लोग बोलते हैं कि अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की, ये कोई धर्म नहीं। अकबर तो खुद इस्लाम धर्म का अनुयायी था, और ऐसे में वो नया धर्म क्यों चलाएगा? ये एक क्या है, सिद्धांत है, विचारधारा है, ठीक है। तो 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही नामक एक विचारधारा प्रारंभ की। और दीन-ए इलाही जो है वास्तव में इसकी प्रेरणा अकबर को सुलह एक कुल की नीति से मिलती है। सभी के साथ शांति एवं भाईचारे की नीति से आप देखेंगे कि उसको प्रेरणा मिलती है। इसी से प्रेरित होकर के इसने दीन-ए इलाही, ईश्वर का विचार, ठीक है, ये दीन-ए इलाही की स्थापना की। दीन-ए इलाही का मुख्य पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता था, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या अन्य कोई भी। प्रतिष्ठित हिंदुओं में केवल बीरबल जो है वो दीन-ए इलाही के सदस्य बने थे। एक अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि दीन-ए इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि मूर्खता का प्रतीक था। किसका प्रतीक? मूर्खता का प्रतीक। ये किसका कथन है? तो उत्तर दीजिएगा कि ये स्मिथ का कथन है, ठीक है, ये स्मिथ का कथन है कि ये मूर्खता का प्रतीक, अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि मूर्खता का प्रतीक था। लेकिन अगर गहराई से परीक्षण करें तो स्मिथ का ये जो कथन है ये वास्तव में पूर्वाग्रह से ग्रसित है, दुराग्रह, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ठीक है। और वास्तव में अकबर के दीन-ए इलाही विचारधारा का मुख्य उद्देश्य ये था कि अकबर एक ऐसे अमीर वर्ग का गठन करे जिसकी, चाहे इसमें हिंदू मुसलमान सब रहें, ऐसा अमीर वर्ग का गठन करे जिसकी वफादारी सम्राट के प्रति हो, सब सम्राट के प्रति वफादार हो। और दीन-ए इलाही के माध्यम से अकबर नस्लवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद के विभाजन को दूर करके एक ऐसे अमीर वर्ग का गठन करना चाहता था जो साम्राज्यवादी हितों से जुड़ सके। ये इसका उद्देश्य था। यानी दीन-ए इलाही अकबर का एक राजनीतिक अस्त्र था, ठीक है। इस रूप में इसने दीन-ए इलाही की शुरुआत की थी। फिर इस चरण में अकबर ने अनेक सामाजिक सुधार का काम किया। हिंदू धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया, ठीक है। बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया, बलात् सती प्रथा पर रोकने का प्रयास किया, लोग एक से अधिक विवाह न करें, इस तरह से मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसी चरण में आप देखेंगे कि अकबर ज्वाला देवी के मंदिर में सोने का छत्र अर्पित किया। तो ये सब चीज़ें तृतीय चरण में हुई। तो अकबर ने एक उदार धार्मिक नीति का निर्माण किया था, ठीक है। अब तो ये अकबर की धार्मिक नीति थी। अकबर के नवरत्न, अकबर के दरबार में अनेकों विद्वान, अनेकों तरह के लोग रहते थे, लेकिन उनमें 9 विशिष्ट लोग थे जिन्हें अकबर का नवरत्न कहा जाता था, ठीक है। अकबर के नवरत्नों में आप देखेंगे कि अबुल फजल,
फैजी, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा मान सिंह, हकीम हुमाम, हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याजा थे। मुल्ला दो प्याजा ये थे। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 अकबर के ये 9 रत्न थे। बाकी अकबर का जो प्रशासन है वो मुग़ल कालीन प्रशासन का आधार है। हम जब मुग़ल काल का प्रशासन बताएंगे तो निश्चित रूप में वो सब चीज़ें ज़्यादातर अकबर से ही संबंधित होंगी। तो आज हमने आपको अकबर के बारे में बताया और आप देखेंगे कि अकबर के प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रारंभिक समस्याओं के बारे में बताया, फिर अकबर का साम्राज्य विस्तार के बारे में बताया और फिर अंत में अकबर की धार्मिक नीति। तो इन पॉइंट्स को आप देखें, सुने और मुख्य बिंदुओं को नोट करके उसे आत्मसात करें। इनसे आपको प्रश्न मिलेगा। तो आज का लेक्चर तो यहीं तक। कल हम आपको अन्य मुग़ल सम्राट यानी अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।